पिछले लेक्चर में हमने नेटवर्क या जाल से संबंधित परिभाषाएं, किरचॉफ के नियम, उनके अनुप्रयोग, 4D नेटवर्क पैरामीटर्स व उनमें संबंध आदि को डिस्कस किया था। आज हम नेटवर्क थ्योरम या जाल प्रमेय का अध्ययन करेंगे, जिनमें पिछली जो हमने स्टडी की थी उसका भी यूज़ होगा। जाल प्रमेय में सबसे पहली प्रमेय है सुपरपोजिशन या अध्यारोपण प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी रेखीय प्रतिबाधाओं से युक्त जाल में दो या दो से अधिक जनित्र या स्रोत जुड़े हों, तो इससे किसी बिंदु से किसी अवयव में प्रवाहित होने वाली धारा का मान उन सब धाराओं के बीजीय योग के बराबर होता है जो प्रत्येक जनित्र के कारण प्रवाहित होती हैं, जबकि दूसरे जनित्रों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा या आंतरिक प्रतिरोधों से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। यानी कि सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ करने में आपको लीनियर और एक्टिव नेटवर्क ही काम में लेने हैं। लीनियर नेटवर्क का मतलब इस तरह का नेटवर्क जहाँ पे आप ओम्स का लॉ यूज किया जा सकता हो, और एक्टिव नेटवर्क यानी कि उसमें स्रोत का होना आवश्यक है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस प्रमेय का उपयोग दो या दो से अधिक स्रोत वाले नेटवर्क के किसी अवयव से धारा का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मैंने इसे इंग्लिश में इस प्रकार स्टेट किया है। सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट दैट इन एनी लीनियर एक्टिव बायलैटरल नेटवर्क हैविंग मोर देन one source, the response across any element is the sum of responses obtained from each source considered separately, and all other sources are replaced by their internal impedances। मतलब दूसरे स्रोत को उसके आंतरिक प्रतिरोध से या प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। ये भी अभी आपको बताया कि यह प्रमेय केवल और केवल उन्हीं सर्किट्स या परिपथों पर अप्लाई की जाती है जिनमें ओम के नियम का पालन होता है। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए या इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये एक नेटवर्क सर्किट ले रखा है ए। इस सर्किट में आप देख रहे हैं 2 वोल्ट का स्रोत V1 और V2 लगे हुए हैं, और R1, R2 और R3 यहाँ प्रतिरोध लगाए गए हैं। तो प्रमेय के स्टेटमेंट के अनुसार सबसे पहले आपको स्रोत V1 के द्वारा प्रत्येक सर्किट कंपोनेंट में धारा का मान ज्ञात करना होगा, और स्रोत V2 को या तो हटा दिया जाएगा या उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। चूँकि इस परिपथ में स्रोत V2 की आंतरिक प्रतिबाधा नहीं है या शून्य है, इसलिए हम स्रोत को डायरेक्ट ही हटा देते हैं, यानी कि इस परिपथ को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो इस प्रकार हमें सर्किट डायग्राम B प्राप्त होता है। इस B में R1 से करंट I1 डैश, प्रतिरोध R2 से करंट I2 डैश और प्रतिरोध R3 से करंट I3 डैश फ्लो हो रही है। हम यदि किरचॉफ के लॉ का यूज करें तो परिपथ B में धारा I1 डैश का मान V1 ओवर R2 R3 R2 प्लस R3 प्लस R1 होगा। चूँकि I1 डैश के लिए प्रतिरोध R2 व R3 पैरेलल में है, और इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ प्रतिरोध R1 सीरीज में है, इसलिए यह इक्वेशन आपको प्राप्त होगी।
इसी प्रकार करंट I2 डैश जो होगा वो होगा I1 डैश इंटू R3 बटा R2 प्लस R3। ये धारा विभाजन के नियम से निकाला गया है। और जो आपका प्रतिरोध R3 है उससे बहने वाली धारा का मान कितना होगा, I3 डैश इक्वल टू I1 डैश माइनस I2 डैश। अब हम जैसा कि प्रमेय के स्टेटमेंट में लिखा है, क्या करेंगे, वो वोल्टता स्रोत V1 को प्रतिस्थापित कर देंगे या हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई आंतरिक प्रतिरोध V1 का नहीं है, इसलिए हम V1 को सीधे ही हटा देते हैं या शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और B2 को परिपथ में लगा रहने देते हैं। इस B2 से जो R2 से करंट बह रही है वो I2 डबल डैश है, R1 से बहने वाली करंट I1 डबल डैश है और R3 से बहने वाली करंट I3 डबल डैश है। इन करंट्स का मान जिस प्रकार से अभी हमने सर्किट बी के लिए निकाला था उसी प्रकार निकालें तो I2 डबल डैश इक्वल टू V2 ओवर R1 R3 बटा R1 प्लस R3 प्लस R2 आएगा, क्योंकि R1 और R3 दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो R2 के साथ सीरीज में है, इसलिए I2 डैश का मान ये आएगा और I1 डैश डबल डैश का मान I2 डबल डैश इंटू R3 बटा R1 प्लस R3 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम देखें तो R3 से बहने वाली धारा का मान ये होगा I3 डबल डैश इक्वल टू I1 डबल डैश माइनस I2 डबल डैश माइनस I1 डबल डैश, और इन सब धाराओं का मान ज्ञात कर सुपरपोजिशन थ्योरम से हम I1, I2 और I3 का मान ज्ञात कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू I1 इक्वल टू I1 डैश माइनस I1 डबल डैश, I2 इक्वल टू I2 डैश माइनस I2 डबल डैश और I3 इक्वल टू I3 डैश प्लस I3 डबल डैश होगा। इस प्रकार हम इस प्रमेय का यूज कर विभिन्न सर्किट कंपोनेंट्स से धाराओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जिस प्रकार मैंने समझाया अभी ऊपर आपको, मैंने कुछ स्टेप्स यहाँ लिख दी हैं, उन स्टेप्स को यूज कर आप डिफरेंट कंपोनेंट्स में, अलग अलग कंपोनेंट्स में धाराओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे स्टेप 1 में क्या किया है हमने कि एक स्रोत को लेना है और दूसरे स्रोत को हटा देना है, यानी कि एक स्रोत को एक्टिव रखना है और दूसरे स्रोत को डीएक्टिव कर देना है। और अगर अपन ऐसा करेंगे तो सर्वप्रथम डायग्राम बी बनेगा, जिसमें हमने V1 को तो रखा है और V2 को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से रिप्लेस कर दिया है। क्योंकि आंतरिक प्रतिबाधा शून्य थी, इसलिए सीधा उसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। और यहाँ स्टेप 3 में मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी है कि यदि परपथ में वोल्टता स्रोत लगे हों तब तो उन वोल्टता स्रोतों को शॉर्ट सर्किट करना है, और अगर धारा स्रोत हो तो उनको ओपन कर देना है, जिससे धारा का फ्लो कंटिन्यू नहीं हो दूसरे स्रोत के द्वारा। अब स्टेप 4 में अपन क्या करेंगे कि एक स्रोत को जिसको एक्टिव रखा है उस स्रोत के द्वारा विभिन्न कंपोनेंट्स में धाराओं के मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे हमने सर्किट बी से धाराओं का मान I1 डैश, I2 डैश, I3 डैश ये ज्ञात किया था। इसके बाद स्टेप 5 में हम वोल्टता स्रोत V2 को सर्किट में बना रहने देंगे और वोल्टता स्रोत V1 को उसके आंतरिक प्रतिरोध से प्रतिस्थापित कर देंगे, और यदि आंतरिक प्रतिरोध या आंतरिक प्रतिबाधा नहीं है तो हम उसे सीधा ही शॉर्ट सर्किट कर देंगे। और स्टेप 6 में जैसे हमने ऊपर निकाला था धाराओं का मान, उसी प्रकार से विभिन्न सर्किट एलिमेंट्स से I1 डबल डैश, I2 डबल डैश, I3 डबल डैश के मान ज्ञात कर लेंगे। अब हम प्रत्येक
ब्रांच से बहने वाली धाराओं का मान सुपरपोजिशन थ्योरम से या अध्यारोपण प्रमेय से या तो धाराओं को ऐड कर या धाराओं को सब्ट्रैक्ट कर ज्ञात कर लेंगे। जब धाराओं की दिशाएं एक ही हों तब धाराएं ऐड हो जाएंगी, और यदि धाराओं की दिशा अपोजिट हो तो धाराएं घट जाएंगी। इसीलिए हमारा ऊपर वाले सर्किट में जो प्राप्त हुई थी करंट की इक्वेशंस वो थी I3, चूंकि I3 बराबर I3 डैश प्लस I3 डबल डैश, चूंकि I3 डैश और I3 डबल डैश दोनों धाराओं की दिशा समान थी, इसलिए दोनों धाराएं ऐड हो गई। जबकि R2 से बहने वाली धारा I2 हमने I2 डैश और I2 डबल डैश को सब्ट्रैक्ट करके ज्ञात की है, क्योंकि ये धाराएं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में थी। इसी प्रकार R1 से बहने वाली धारा I1 डैश और I1 डबल डैश को सब्ट्रैक्ट करके ज्ञात की है, चूंकि I1 डैश व I1 डबल डैश धाराओं की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत थी। इस प्रकार हम सुपरपोजिशन थ्योरम का उपयोग करके विभिन्न घटकों से सर्किट कंपोनेंट से धाराओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम नॉर्टन प्रमेय, थेवेनिन प्रमेय और अन्य जो प्रमेय हैं उनका अध्ययन करेंगे।